Hello students, this is lecture 37, 38, 39 part 2. In our previous lecture, we have discussed the RK method, fourth order, and we have done some examples related to that method. In today's lecture, we are going to study a case study, which is the a basic theme of this course, that we have to apply different numerical methods on engineering problems. सबसे पहले हम ये समझ लें कि अभी जो हमने बेसिकली जो मेथड अप्लाई किए हैं आर के मेथड, यूलर्स मेथड, या और जितने भी हम अपने डिफरेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर मेथड्स को अप्लाई करते आए हैं, उनके अंदर जो बेसिक हमारी थीम थी वो यही थी कि हम डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स को, डिफरेंट न्यूमेरिकल टेक्निक्स को किस तरह से अपने जो इंजीनियरिंग या जो अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर अप्लाई करें और उनका जो है वो एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे मैंने कुछ दो केस स्टडीज ली हैं जो बेसिकली बुक की हैं, लेकिन उनको जो है वो खुद मैंने फिर जो स्टूडेंट लेवल पे आके सॉल्व किया है और उसको हम समझ लेते हैं। और वो बेसिकली हमने यूलर्स मेथड से सॉल्व भी की हैं और उनकी हमें एक क्लियर डिपिक्शन भी मिल जाएगी कि वो किस तरह से जो है वो हम एक यूलर्स मेथड को यूज़ करते हुए वो किस तरह से हम एक अपनी जो है वो इक्वेशन को हमने एक प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले ये है बेसिकली, ये चैप्टर नंबर 28 में भी आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली है यूजिंग ODEs यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि हम बेसिकली उसी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, टू एनालाइज द ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ अ रिएक्टर। और बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है वो एक रिएक्टर से रिलेटेड है। और रिएक्टर, अगर मैं सिंपल जो है वो केमिकल टर्म में जाऊं, तो कुछ नहीं है, एक समझे कि एक ऐसी स्पेस जहाँ पे जो है वो दो आपस में एक कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। तो इन सिंपल वर्ड्स उसको हम रिएक्टर कह सकते हैं। और ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये केमिकल और बायो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो एक केस स्टडी हम केमिकल और बायो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर देंगे और दूसरी जो है वो हम जो है वो उससे अपनी जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है वो कर लेंगे। अच्छा, जो इसका बैकग्राउंड है वो एक पिछली प्रॉब्लम से रिलेटेड दिया गया है, लेकिन मैं आपको कम्प्लीटली यहाँ पे समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है इन सेक्शन 12.1, वी एनालाइज स्टेडी स्टेट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिएक्टर्स। In addition to steady state computation, we might also be interested in transient response of a completely mixed reactor. अब वो ये बताना चाह रहा है कि जो सेक्शन 12 है उसके अंदर हमने जो है वो स्टडी स्टेट पे तो काम किया था, लेकिन इस केस में यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं कि इसके जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है और वो जब जो डिफरेंट रिएक्शन होने के बाद वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, उसके ऊपर हम उसके जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो मालूम करना चाह रहे हैं। और उसके ऊपर जो वो पिछले ही केस की एग्जांपल देते हैं कि जो एक्यूमुलेशन के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव की गई थी, और accumulation represent the change in mass in the reactor per change in time for a constant volume system. It can be simply formulated. अच्छा, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड में इसको बताने की कोशिश करूं कि ये आपके पास जो है वो रिएक्टर है, ठीक है। अब रिएक्टर के अंदर कुछ जो है अभी आपको वेरिएबल नजर आएंगे और ये स्टेरर रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह आप भी कोई रिएक्शन करवाते हैं तो आप उसको मिक्स करने के लिए इसको यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब इस जार का कोई ना कोई, या जो भी ये रिएक्टर है इसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, या जो भी इसके अंदर जो टोटल रिएक्शन हो रहा है उसका जो लिक्विड है या कोई भी चीज़ है उसका एक वॉल्यूम है, और वो उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो उसके अंदर कंसंट्रेशन है
कंसंट्रेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है C से, ठीक है। और जो Q है वो हमेशा याद रखिएगा, वो जो है वो फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो QC है, QCin जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन फ्लो को, ठीक है। और जो QC है वो सिंपल, जो QC है वो आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बात मुझे यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन के फॉर्मूले से समझ में आ गई, जो कि मैथमेटिकल आपको एक्सप्रेशन एक दी गई है कि एक्यूमुलेशन किसके बराबर है, V DC ओवर DT, यानी जो कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंडेंट कर रही है, टाइम पे। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन क्या होगी, चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, accumulation represent the change in mass in the reactor per change in time for a constant volume system। इसका मतलब है कि ये जो इसके ऊपर आपके पास वॉल्यूम है ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा, लेकिन क्या चीज चेंज हो जाएगी, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन भी जब भी चेंज होगी तो उसको क्या लगेगा, कोई ना कोई टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो ये बेसिकली क्या कहलाएगी, एक्यूमुलेशन। तो ये एक बेसिक इक्वेशन है, इसके ऊपर अब क्या प्रॉब्लम बिल्ड की गई है, क्योंकि फाइंड तो हमने ट्रांजिएंट करने हैं। फिर कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो इसके अंदर यूज हो रहे हैं। अब V क्योंकि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, C जो है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि जो एक्यूमुलेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, C ओवर T, DC ओवर DT। फिर इसी तरह इस खास एप्लीकेशन में वी विल इनकॉर्पोरेट द एक्यूमुलेशन टर्म इनटू द जनरल मास बैलेंस फ्रेमवर्क। और हम जो है वो इसके अंदर बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन का जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि जिस जिस तरह मैं टाइम बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे पास जो है वो कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और यही काम हमने करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये इसकी जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो तो समझ में आ गई, क्योंकि प्रॉब्लम ही हमने समझनी है, और इसी तरह की हमारे पास जो डिफरेंट इंजीनियरिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आती हैं, और उनके ऊपर हमने जो है वो मैथ्स मैथमेटिकल मेथड जो है वो अप्लाई करने होते हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया था कि जो एक्यूमुलेशन है वो वी डी सी ओवर डी टी है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे जो जर्नल मास बैलेंस फॉर्मूला था एक्यूमुलेशन का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू सी इनपुट माइनस क्यू सी, यानी वही कि अगर मैंने किसी भी जो रिएक्टर की प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू को मालूम करना है, तो वो मुझे किस तरह मिल सकती है कि मैं इनपुट फ्लो में से आउटपुट फ्लो को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे जो है वो प्रेजेंट स्टेट मिल जाएगी। अच्छा, एक बात इसके अंदर थोड़ी सी जहन में रखनी है जो आगे आएगी भी, कि जो है वो इनके यूनिट्स इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ पे यूनिट दिया गया है फ्लो का, वो है मीटर क्यूब पर मिनट का। और इसी तरह जो आपके पास जो कंसंट्रेशन का जो आपके पास जो यूनिट जो है हमें इस प्रॉब्लम के अंदर गिवन है, वो है आपके पास मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन का यहाँ पे यूनिट है, क्योंकि समटाइम हम क्वेश्चन कर रहे होंगे और हमें अगर यूनिट का कंप्लीट अंदाजा नहीं है तो मे बी हम कोई रॉन्ग वैल्यू इसके अंदर पुट ना कर दें। तो ये जनरल मैथ्स इक्वेशन से आपके पास ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो अब आपके पास ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक्यूमुलेशन है वो किसके बराबर हो सकती है, आपके इस जनरल मास इक्वेशन के, ठीक है।
अब कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने मैथ्स को अप्लाई करना है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, वॉल्यूम को यहाँ पे लाके, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे आके इसको डिवाइड कर दिया। अब ये क्यों किया, ये मैंने इस वजह से किया कि यहाँ पे मुझे एक सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी। नाउ स्टूडेंट्स, एट दिस पॉइंट you have to remember your previous course, which is the prerequisite of this course, which is differential equation. अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है वो आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बिल्कुल आपको नज़र आ रही है। जिस तरह आप देख सकते हैं आपके पास, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हुए आए होंगे कि आपके पास सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, नॉन लीनियर होती है, और होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बन गई, और ये वो जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है, यानी ये उस फॉर्म में मैंने लिखी हुई है, यानी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स वाई और क्यू एक्स। अब यहाँ पे ये पी एक्स क्या लिख सकता हूँ, ये याद रखिएगा, ये जो है वो इसकी आपके पास एक ये ये जेनरिक फॉर्म में लिखी हुई है ये, ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी क्या। अच्छा, फिर अगर मैं ये जो यहाँ पे जो वेरिएबल है पी ऑफ एक्स, क्योंकि देखें यहाँ पे जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो तो रिप्रेजेंट कर दिया चेंज को। अब जो ये जो पी ऑफ एक्स है ये किसको रिप्रेजेंट करे, क्यू ऑफ वी, यानी क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास जो है वो यहाँ पे फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे अगर ये मैं देखूं कि फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेम इज द केस जब मेरे पास ये है, तो यहाँ पे मुझे, आपको पता है जब भी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड होता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह हम लिखते हैं, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल और जो है वो यहाँ पे आपके इंटीग्रल, और यहाँ पे आप लिमिट्स अप्लाई करते हैं। लिमिट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्यू ओवर वी, और यहाँ पे क्योंकि वो टी से रिप्रेजेंट कर रहा था और टी आपके पास क्या है, जीरो, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे, और टी जीरो किसके इक्वल है, वन के। तो आप इसको सिंपली, अगर मैं इसको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिखना चाहूँ तो ये किसके इंटीग्रेट करने के बाद ई क्यू ओवर वी इंटू टी। अब ये जो मेरे पास ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, इक्वेशन थ्री। अब वो इक्वेशन थ्री कहाँ है, ये जो आपके पास ऊपर इक्वेशन थ्री आई है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप केस स्टडी कर रहे हो या जब भी अपने न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर हम ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, तो थोड़ी सी अपनी जो बेसिक्स हैं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, उसको आप लाजमी थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। रीज़न ये है कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कोशिश तो की है कि इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करूं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि डायरेक्ट यहाँ पे मैंने की हैं, और वो मैं बता देता हूँ आपको। जिस तरह ये मैंने मल्टीप्लाई करवाई है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास सिंपल, आपको याद होगा कि आपके पास डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल था। तो प्रोडक्ट रूल में ये मेरे पास ओपन इक्वेशन थी, मैंने उसको क्या कर दिया, दोबारा जो है वो प्रोडक्ट रूल यानी क्लोज फॉर्म में कर दिया। अब कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स को, और जब मैंने बोथ साइड्स को इंटीग्रेट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन, यहाँ पे ये इक्वेशन बनती है। अब आपको याद होगा कि जब भी हम जो है वो एक्सपोनेंशियल जो है हमारे पास उसको इंटीग्रेट करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास कांस्टेंट आता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ए क्यों लिखा है, यहाँ पे ए लिखने की वजह, ये जनरली सी लिखते हैं क्योंकि सी जो है वो, क्योंकि हमारे कंसंट्रेशन यहाँ से इससे मैच कर रहा था वेरिएबल, तो समटाइम ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये ए जो है वो किस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगेन सिंपल आप ये देखें क्यू ओवर वी, क्योंकि आपने इसको इंटीग्रल इसका लिया, क्यू ओवर वी से क्यू ओवर वी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी।
फिर आपने ये जो कंसंट्रेशन है, आपने क्योंकि कंसंट्रेशन निकालनी है और इसकी एक जनरल इक्वेशन निकालनी है, तो सी को आप इसको अलग कर लेंगे। सी को अलग करने के लिए आपको ये जो ये ई एक्सपोनेंशियल क्यू ओवर बी टी को जो है वो दूसरी साइड लेके जाना है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा और इस तरह से आपके पास एक कंसंट्रेशन की जो है वो जनरल इक्वेशन, जो सी की इक्वेशन है, वो आपके पास बन जाएगी, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया है। अब इशू क्या है यहाँ पे? इशू ये है कि इसके अंदर ये जो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, ये आपको फाइंड करना है, ये क्या चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास गिवन है कि c इज इक्वल टू सी नॉट, और सी नॉट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो सी इनपुट प्लस ए लिख सकता हूँ, और ए बेसिकली क्या है, आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और अगर मैं उसको ए की यानी उसको ए को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर लूँगा यहाँ पे, सी नॉट माइनस सी इनपुट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने एक चीज को समझना है कि जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 थी, यानी आपके पास ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 4, उसके अंदर जहाँ पे आपने ये अब ए की एक आपने वैल्यू निकाल ली है, वो आपने सिंपल क्या कर दी है, इसके अंदर यहाँ पे इसको पुट कर दिए। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, ये मैं इसको इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ कि C इक्वल है C इनपुट प्लस E माइनस क्यू ओवर वी टी ब्रैकेट C नॉट माइनस C इनपुट, क्योंकि ये C नॉट माइनस C इनपुट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A को। अगेन मैंने इसको मजीद जो है वो, अगर आप इसको ये जो C इनपुट है आप इसको कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास ये यहाँ पे 1 माइनस ये बच जाता है, और सिंपल ये क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C आपके पास यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बेसिक मैथ्स है जिसको थोड़ा सा आपको रिकॉल करने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सी की एक इक्वेशन आ गई। अच्छा रिमेम्बर, कुछ आपके पास क्वेश्चन के अंदर आपके पास कुछ इनिशियल कंडीशन जो है वो गिवन है, यानी जो एनालिटिकल सोल्यूशन के लिए बेसिकली गिवन है, यानी जो उन्होंने कंसंट्रेशन इनपुट सी इनपुट जो है वो गिवन है, वो है 50 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह जो उनका फ्लो जो उन्होंने गिवन जो दिया हुआ है वो है 5 मीटर क्यूब पर मिनट। इसी तरह जो आपके पास वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब आपके पास गिवन है, और इसी तरह जो आपके पास सी नॉट है वो आपके पास क्या गिवन है, 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपने कुछ नहीं करना, जो आपके पास ये ऊपर ये इक्वेशन आई थी, इसके अंदर आपने ये वाली वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है, और इन वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके पास ये c इज इक्वल टू 50 1 माइनस एक्सपोनेंट 0.05t प्लस 10 एक्सपोनेंट, ये आपके पास एनालिटिकल सोल्यूशन जो है वो इस प्रॉब्लम का आ गया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें उसका जो है वो जो प्रॉब्लम थी उसका हमें एनालिटिकल सोल्यूशन मिल गया है। अच्छा रिमेम्बर स्टूडेंट्स, हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितने भी जो कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो मिल जाए, ताकि हमारे पास जो है वो इक्वेशन को फर्दर जो है वो सॉल्व करना आसान हो जाए। अब करना ये था कि क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक अभी तक जो चीज़ पूछ रहे थे वो तो अभी हमने फाइंड करनी है। वो हमसे ये पूछ रहे थे कि आपने डिफरेंट जो सी के अंदर डिफरेंट ट्रांजिएंट्स हैं उसके अंदर उसकी वैल्यूज बतानी है। हमने जो आइलर्स मेथड किया था और उसकी आप कुछ अगर एग्जांपल्स भी याद करें, तो वो बेसिकली है क्या, वो यही काम हो रहा था कि आपके पास डिफरेंट जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आइलर्स मेथड यही कह रहा था कि आपके पास एक जो है वो सिंपल अगर एक ट्रू वैल्यू है उस और उसके करीब करीब जो है वो आपने अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है बाय यूजिंग
डिफरेंट स्टेप साइज, और फिर स्टेप साइज यहाँ पे हम लाइन इक्वेशन यूज करते थे, और इस तरह से अब इस केस में भी हमने यही करना है। तो उसके लिए हमें जो है वो इक्वेशन बनाना पहले जरूरी है। याद रखिएगा क्वेश्चंस के अंदर तो हमें बनी बनाई इक्वेशंस गिवन होती हैं, हम सिंपल वो इक्वेशंस उसके अंदर पुट करते हैं और हमें उसका आंसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपके पास वो केस नहीं है। सो आइलर्स मेथड को आपने जब यूज करना है तो सिंपली आपने जो बेसिक इक्वेशन थी वो आपके पास यही थी। अगर आपको याद हो कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये वो बेसिक इक्वेशन थी जो आपको नजर आ रही है, जो हमने सिंपल जो आइलर्स मेथड है उसके अंदर पुट की है। तो क्यू मेरे पास कंडीशन में गिवन है 5 है इनिशियल कंडीशन में, और वी मेरे पास क्या है जो कि वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब है। इसी तरह मेरे पास जो 50 है वो सी इनपुट यानी कंसंट्रेशन का इनपुट है, और यहाँ पे जो सी है वो मेरे पास यहाँ पे अननोन है। अच्छा, अब जब मैं इसका फंक्शन बनाऊंगा सी इंटू टी, क्योंकि क्या हो रहा है जो कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी या कम होगी वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी। तो यहाँ पे मेरे पास इसका ये फंक्शन 0.05 ब्रैकेट 50 माइनस सी बन सकता है। अब जो हमने सिंपल जो आयलर मेथड पढ़ा था उसके अंदर हमें एक बात तो बिल्कुल जो है वो पता है कि हम आयलर मेथड के अंदर स्टेप साइज देते हैं, और स्टेप साइज यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 5 रखें। 5 से भी किया हुआ है और 10 से भी किया हुआ है, तो मैं दोनों से ही मैंने जो है वो उसको किया है, और मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताऊंगा कि हुआ क्या है। अच्छा, बेसिकली जो टाइम है वो आपके पास इनिशियल टाइम की वैल्यू क्या है, टी नॉट है, और टी नॉट क्या है आपके पास 0 है। तो मैं अगर अगले स्टेप पे जाना चाहता हूँ तो टी नॉट प्लस एच करते करते जो डिफरेंट एन की वैल्यू है, एन इज इक्वल टू 0 है, एन इज इक्वल टू 1 है, एन इज इक्वल टू 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह मैं मजीद उसके आगे प्रोसीड करता रहूंगा। तो इसी तरह जो सी है मेरे पास ये इक्वेशन एन प्लस वन और सी एन प्लस एच स्टेप साइज, और ये फंक्शन जो है वो इसका यहाँ पे आ जाएगा। देन ये जो स्टेप साइज है वो है एच इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्योंकि n इज इक्वल टू 0 है, जब मैं n इज इक्वल टू 0 रखता हूँ जो कि इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो t1 और t नॉट प्लस यहाँ पे 5, और ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 5। तो t1 आपके पास 5 है, तो यहाँ पे मैं जो वैल्यू पुट करूँगा 10 ऑलरेडी मुझे इनिशियल वैल्यू में गिवन था, 5 मेरे पास ये t1 की वैल्यू आ गई है। इसी तरह 0.05 ये इक्वेशन जो हमने ऊपर बनाई है इसकी वो है, और सी नॉट क्योंकि इनिशियल सी वन है तो ये तो सी वन आपके पास 20 आया है एट एन इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह जब मैं n इज इक्वल टू 1 पे जाऊंगा तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 पे जब जाऊंगा तो मेरे पास t2 बराबर हो जाएगा t1 प्लस 5, क्योंकि पिछली वैल्यू आपके पास क्या थी 5, और ये 10 हो जाएगी। तो इसी तरह आपके पास जो c2 है वो इक्वल हो जाएगा C1 प्लस एच, जो कि आपके पास स्टेप साइज था, और मजीद आप इसके अंदर जो है वो इसको ऐड करते हुए जाएंगे। क्योंकि देखें पिछले में आपने C1 जो है वो 20 फाइंड किया, तो ज़ाहिर है इसके अंदर आपको यहाँ पे 20 रखना पड़ेगा। फिर n इज इक्वल टू 2, जब आप n इज इक्वल टू 2 पे रखेंगे तो t3 इक्वल हो जाएगा t2 प्लस 5, यानी कि आपके पास t3 15 हो जाएगा, और अगेन आप यहाँ पे c3 में जब सारी वो चीज़ रखेंगे तो आपके पास c3 33.125
ये बनेगा। और सेम केस आपके पास n इज इक्वल टू 4, वहाँ पे आपने T4 आपने रखा, और जो कि T3 प्लस 5 है, और यहाँ पे आप 15 प्लस 5 यानी 20 यहाँ पे कर दिया, और C4 की आपके पास एक वैल्यू आ गई। और ये ज़ाहिर है कि आप जो इसकी पिछली वैल्यू जो आई थी वो इसके अंदर पुट की, और C4 की वैल्यू आ गई। इसी तरह फिर आपने N5 के लिए किया है, जो कि है अगेन वही प्रोसीजर रिपीट कर आपके पास C5 की वैल्यू आ गई। अब आप ये देखें कि आपके पास डिफरेंट कंसंट्रेशंस की वैल्यू आ चुकी है। अगेन मैं इसको 9 इज इक्वल टू 6 पे अगर सॉल्व करना चाहूँ और 7 पे, अब एक ट्रेंड ज़रा देखिए, ट्रेंड क्या है जो मैं आगे आपको ग्राफ भी बेसिक जो है वो इसका समझाना है। आप n इज इक्वल टू 0 पे ज़रा देखिए आपके पास क्या वैल्यू आई है, 20 आई है। आपके पास n इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आई है, 27.5 आई है। आपके पास n इज इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू आई है, आपके पास 33.125 आई है। इसी तरह आपके पास n इज इक्वल टू 4 पे आपके पास क्या वैल्यू आई है, वो है 37.34 आई है। और इसी तरह जो आपके पास n इज इक्वल टू 5 है वो 40 आई है। अब जो इनके दरमियान जो इंटरवल थे वो आप देखिएगा कितने कम होते गए हैं। यानी C1 पे आपके पास 20 थी और C2 पे आपके पास 27। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, 7 का। फिर C2 के पास, C2 में आपके पास 27 और C3 में आपके पास क्या है, 33। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस आपके पास क्या है, 6 का। इसी तरह C3 में आपके पास जब 33 थी और C4 में आपके पास 37 है, और यहाँ पे डिफरेंस ऑलमोस्ट 4 का है। इसी तरह यहाँ पे जो C4 में आपके पास 37 थी और यहाँ पे C5 में 40 है, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंस 3 का है। तो इसका मतलब है ये जो डिफरेंस है ये कम होता जा रहा है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्राफ एट सम पॉइंट स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगा। और यही हम एक्चुअली जो हमारे क्वेश्चन में हमसे डिमांड की गई थी कि डिफरेंट ट्रांजिएंट पे हमें जो है वो इसकी वैल्यूज बताएं, और फिर हमने डिफरेंट ट्रांजिएंट पे इसकी वैल्यू फाइंड की। और ये जो हमने फाइंड की है वो बेसिकली h इज इक्वल टू 5 पे की है, यानी जो आपके पास स्टेप साइज जब 5 था तब की है। अगर मैं इसको यानी h की वैल्यू को 10 के हिसाब से करना चाहूँ तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, सिर्फ ये स्टेप साइज क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर आप ये देखेंगे कि आपके पास जो कंसंट्रेशंस हैं वो चेंज होती जाएंगी। अब हमें ये तो पता है कि कंसंट्रेशन चेंज होगी, लेकिन अब जो वो स्टडी स्टेट है वो बहुत देर से अचीव करेगा, क्योंकि जितना हम स्टेप साइज कम करते जाते हैं उतना हमारे पास जो है वो वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू के करीब आती है, करीब उतनी जल्दी आती है। अब ये जरा ये देखें, आपने वो बिल्कुल फाइंड कर लिया। अब इसको हम समझ लेते हैं जरा सा इस ग्राफ से, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा याद रखिए ग्राफ किसके अगेंस्ट बना हुआ है, हम क्या लिख रहे थे वहां पे, हम वहां पे लिख रहे थे dc ओवर dt। और किसके क्रॉस बना रहे थे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो यहाँ भी क्या है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कहाँ से, आपने जो इसका एनालिटिकल सोल्यूशन है वो है। और फिर ये जो आप जो अभी हम मैंने जो सॉल्व किया है वो आप ये देख सकते हैं कि ये ये जो है वो आपके पास ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने भी फाइंड किए। और अगेन अभी आप ये देखिएगा एक वक्त आएगा यहाँ पे ये इस तरह से स्टडी स्टेट को अचीव कर लेगा, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक डिफरेंट वैल्यू आई, एक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आई। अच्छा फिर आपने देखा कि स्टेप साइज 5 पे आपकी जो कन्वर्जेंस है, जो आपके स्टडी स्टेट है वो आपके पास जो ग्राफ जो स्टडी होना वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो 10 है उसमें कम, उसमें बहुत देर लगेगी। सेम केस आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो उसको चेक करने के लिए आप ज़रा स्टेप साइज
2.5 से भी करके देखिए, 1 से भी करके देखिए, या सिंपल आप इसका मैटलैब पे एक बना भी सकते हैं और बुक में भी शायद अवेलेबल है। आप देखेंगे आपके पास डिफरेंट स्टेप साइज पे आपके पास डिफरेंट जो है वो इसके रिजल्ट्स आएंगे। सो हम ये देख सकते हैं इसके ऊपर कि हमने जो स्टडी स्टेट जो इसकी जो ट्रांजिएंट्स फाइंड करने थे वो हमने कर लिए हैं बाय डिफरेंट स्टेप साइज। 5 से मैंने सॉल्व कर दिया है, आप 10 से भी जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके ऊपर इसका जो है वो क्या इम्पेक्ट पड़ता है। इन द मीन टाइम हमें इस एक बात को जहन में रखनी है कि आप ये देखें कि जो टाइम है ये आपका मिनट में जो है वो गिवन है, और एक जो रिएक्टर है उसके जो रिएक्शन है वो बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जो कि बेसिकली आपको एक केस स्टडी के तौर पे बताया गया है कि किस तरह से हम, अगर हमने कोई रिएक्शन स्टडी करना है या इस तरह से डिफरेंट आपने कोई जो है वो बायो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जिस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल से भी रिलेट करें और एनर्जी इंजीनियरिंग से भी रिलेट करें, तो मैं ये कह सकता हूँ जिस तरह एनारोबिक डाइजेशन होती है और ये सारी चीज़ें जो कि बायोगैस पावर प्लांट्स बायोगैस प्लांट्स के अंदर आपको यूज़ करनी पड़ती हैं, तो ये भी एक जो है वो यहाँ पे भी उस तरह की आप यूज़ कर सकते हैं। और एक अपने पास भी एक टेस्ट केस बना सकते हैं कि हम डिफरेंट मैथमेटिकल मेथड्स को और न्यूमेरिकल मेथड्स को अप्लाई करते हुए जो है वो हम अपनी जो इक्वेशन है उनको और ये सब चीज़ें उनसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो आपको जो है वो इक्वेशन इसकी, आई होप ये वाली केस स्टडी बहुत, क्योंकि मैंने इसको जितनी डिटेल में समझा सकता था मैं इसको सॉल्व भी किया है और आपको इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये समझा भी दिया है। यहाँ पे फिर हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जिसका मैं बेसिक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, और मैंने इसका भी सोल्यूशन किया हुआ है, वो आपको एलएमएस पे भी मिल जाएगा सोल्यूशन, और यहाँ पे भी लेक्चर के अंदर भी है। वो बेसिकली है, वो 28 चैप्टर के अंदर ही है, सिमुलेटिंग ट्रांजिएंट करंट फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें ये पता है बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो आपके पास कंपोनेंट्स हैं, उनका डिफरेंट बिहेवियर होता है, और उन बिहेवियर को, जैसे इंडक्टर का एक डिफरेंट बिहेवियर है, कैपेसिटर का डिफरेंट बिहेवियर है, रेजिस्टर का डिफरेंट बिहेवियर है। और जिस तरह हम इंडक्टर को कहते हैं कि इंडक्टर हमारे पास बेसिकली किसके अंदर क्या होता है, करंट जो है वो चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग भी कह रहे होते हैं। सो यहाँ पे जो है वो उसी के ट्रांजिएंट्स को जो है वो डिफरेंट जो आइलर मॉडिफाइड मेथड से करने का कहा गया है। और आप ये देख सकते हैं कि आपके पास अगर एक ये सिंपल सर्किट गिवन है और इस सिंपल सर्किट में आपके पास बैटरी कनेक्टेड है, आपको इंडक्टर है, रेजिस्टर है और कैपेसिटर है। इसका मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दूंगा, बाकी आप यहाँ से इसको इजीली इसको देख सकते हैं। एक बेसिक इक्वेशन आपको हमें दी गई है इस केस स्टडी में, जो कि एल डी आई ओवर डी टी और रेजिस्टेंस और क्यू ओवर सी है। और हमें ये मालूम है कि जो आपके पास आई है वो है डी क्यू ओवर डी टी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये उस तरह की सिंपल इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे जो है वो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन जो है वो यहाँ पे बनानी पड़ेगी। रीज़न क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरली अगर हम हमारे पास सिंपल इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो हम उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। तो जो कि डी आई ओवर डी टी, इसके एल डी आई ओवर डी टी और आई इट सेल्फ टी की ओवर डी टी है, तो यहाँ पे आपके पास सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बन रही है जो कि एल इसके इक्वल है। अगेन हम इसके अंदर जब भी हम इस तरह की, और इसे हमेशा हम कहते हैं कि ये जो सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है।
अब जब भी, और ये हमने एल क्यू डबल डेरिवेटिव और क्यू सी, अच्छा ये एम है, ये मैंने एक वेरिएबल लिया है, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं। इसको इससे सॉल्व किया, और याद रखिएगा जब भी इस तरह की क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको इसके इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। सबसे पहले आपको इसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो देखना होता है, और फिर इसी तरह आपको इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो देखना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसका ये फाइंड आउट किया है और इसको फिर सॉल्व भी किया है फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके सिंपल जो है वो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाने के बाद आपके पास जो है वो m की एक वैल्यू आ गई, और उसके बाद आपने यहाँ पे जो yp था उसके अंदर पुट किया। अब आपके पास जो डिफरेंट एक जनरल सोल्यूशन था वो क्या था कि ये जो आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन के, जो कि आप अलग अलग ऊपर निकाल चुके हैं। सिंपल आपने उसके अंदर क्यू के अंदर वो वैल्यूज पुट की हैं, और अब यहाँ पे जो आपके पास C1 और C2 जो कि अननोन थे, उससे आपने जो t इज इक्वल टू 0 पे आपने एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाल ली है। जिस तरह यहाँ पे C1 आपके पास 0 आया है, और इसी तरह C2 आपने निकाल लिया। अगेन जब वो आपके पास C1 एंड C2 आ गया तो आपने जो है वो उसको एक इक्वेशन के अंदर पुट कर लिया, और यहाँ पे ये आपको जो इक्वेशन नज़र आ रही है ये जनरल इक्वेशन है। रिमेंबर, जो आप अगर बुक के अंदर इसको देखेंगे तो बुक के अंदर डायरेक्ट वो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लिखी है और उसके बाद ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो इसको मैंने पूरा जो है वो सॉल्व कर दिया है, आप भी इसको देख लीजिएगा, और ताकि आपको थोड़ा सा इससे क्लियर आइडिया हो जाए। है इजी क्योंकि आप ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो कोर्स यहाँ पढ़ के आए हुए हैं। अगेन कुछ इनिशियल कंडीशंस आपको गिवन थी, जो कि आपको जस्ट लाइक इंडक्टर की वैल्यू है 1 हेनरी है, कैपेसिटेंस की आपको वैल्यू गिवन है, ओमेगा गिवन है, तो आप यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो आपकी क्यू जो आपके पास इक्वेशन थी उसके अंदर आपने इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम मॉडिफाइड आयलर इक्वेशन क्यों यूज किए, क्योंकि बेसिकली इट्स अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने पढ़ा था जब हम मॉडिफाइड यूलर मेथड्स कर रहे थे कि जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होगी तो हम यहाँ पे जो है वो मॉडिफाइड आयलर मेथड अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो है वो आयलर मेथड वैलिड नहीं होता। तो हम मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन बना के यहाँ पे दे दी है, और आप उसके ऊपर चाहे तो आयलर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, और चाहे तो आर के मेथड भी अप्लाई यहाँ पे इसके अंदर कर सकते हैं। फिर जो आपके पास, जिस तरह आपने देखा कि आपके पास जो आपके पास रिस्पांस आता है वो हमेशा इस तरह का रिस्पांस आता है जो कि इसकी क्या है, ट्रू वैल्यू है। लेकिन जो आपने आयलर मेथड के थ्रू फाइंड आउट की है वो ये आपको ये पीक्स दिखा रही है। अगेन जब हम स्टेप साइज इसका डिफरेंट लेते रहेंगे, स्टेप साइज इसका जितना छोटा लेते रहेंगे उतना जो है वो आपके पास जो इसकी जो ये जो ट्रू वैल्यू से है वो करीब तरीब आती जाएगी। और रिमेंबर, दिस इज द डिफरेंस, और ये इसको हम एरर भी कहते हैं, और यही एरर की रिप्रेजेंटेशन करता है। तो अगेन ये आप इसको मैं आई थिंक, क्योंकि एक मैंने पहला जो है वो आपको बड़ा डिटेल में समझा दिया, तो ये भी सॉल्व है आपके पास, तो ये भी आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो केस स्टडी है ये आपके इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। सो ये जो केस स्टडीज़ मैंने यहाँ पे करवाई हैं ये बिल्कुल भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट अपना जो है वो असर रखती हैं, क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि हमने ये न्यूमेरिकल मेथड जो है वो अप्लाई कहाँ पे करना है और किस तरह से इनको अडॉप्ट करना है, तो जो है वो हम इंजीनियरिंग के अंदर उसकी जो एप्लीकेशंस हैं
वो उतने अच्छे से शायद परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो हमारे जो पिछले लेक्चर्स भी थे उसके अंदर हमने आयलर मेथड, आयलर मॉडिफाइड मेथड और हायर ऑर्डर मेथड, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसी तरह आर के फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर तक हमने किया है। और इसी की ये केस स्टडीज है ताकि हम इसकी जो कहाँ ये अप्लाई हुआ है, कैसे ये अप्लाई हुआ है, उसकी हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।